ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो म्यू इंटू ए जी एक्स के बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितनी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है उतनी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो द्वितीय मध्यमान प्रमेय वो इससे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक बार लिखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। धीरे धीरे याद करना। तो अभी तक जो थ्योरम पढ़ी है उनमें से फंडामेंटल थ्योरम, और इसका प्रूफ लिखो, ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान। तो हमें दो चीजें मान के चलनी है। एक तो ये मान के चलना है कि एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है। दूसरा ये मान के चलना कि जी जो है वो डज नॉट चेंज इट्स साइन। जी चिन्ह नहीं बदलेगा, या तो पूरे इंटरवल पे पॉजिटिव होगा या पूरे इंटरवल पे निगेटिव होगा। तो देखो माना let f comma g belongs to script r on closed interval ab। तो माना f comma g belongs to script r on closed interval ab। तो माना f comma g समृद्ध अंतराल ab पर रीमा समाकलनीय फलन है। तो इंटरवल ab पर कैसा है, r इंटीग्रेबल है, रीमा इंटीग्रेबल है। gx be a function on closed interval ab। gx अंतराल ab पर कोई फलन इस प्रकार है कि gx be a function on closed interval ab। gx समृद्ध अंतराल ab पर कोई फलन इस प्रकार है कि gx be a function on closed interval ab which क्या करें, which does not change its sign on closed interval ab। तो gx समृद्ध अंतराल ab पर फलन इस प्रकार है कि यह अपना चिन्ह परिवर्तित नहीं करता, which does not change its sign in closed interval। इसका मतलब सेविका क्या है कि gx पूरे इंटरवल पर या तो पॉजिटिव रहेगा या पूरे इंटरवल पर नेगेटिव। तो इसका मतलब gx जो है या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और ऑल x गोइंग टू क्लोज इंटरवल ab, या gx लेस देन 0 होगा और ऑल x गोइंग टू क्लोज इंटरवल ab। तो gx जो है या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा या फिर लेस देन होगा। तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ लो। तो एक बार सेविका में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए काम करना होगा और एक बार जो है लेस देन और इक्वल टू के लिए काम करना होगा। ठीक है, तो माना यस सर। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल। तो माना स्मॉल एम और कैपिटल एम एफ एक्स के समृद्ध अंतराल ab पर क्रमशः निम्नक और उच्चक है। तो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ab। स्मॉल एम और कैपिटल एम एफ एक्स के समृद्ध अंतराल ab पर क्रमशः निम्नक और उच्चक है। तो स्मॉल एम क्या है, इनफीमम। मतलब स्मॉल एम जो है ये इनफीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab, एंड कैपिटल एम जो है ये सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab। तो स्मॉल एम जो है वो निम्नक है और कैपिटल एम उच्चक है। यहां तक सिर्फ क्या देखो, कोई चीज समझ में आ रही है कि नहीं? सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मॉल एम जो है वो इनफीमम है और कैपिटल एम सुप्रीमम है। एक कहानी है देविका कि अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसको किसी इंटीग्रल में, जैसे जी मान लो इंटीग्रेबल है, तो अगर जी इंटीग्रेबल है तो इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो भी वो फंक्शन जो बनेगा एम जी वो भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, और यस अगर दो सर। इंटीग्रेबल फंक्शन है जैसे एफ और जी दोनों इंटीग्रेबल हैं, तो कोई दो इंटीग्रेबल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई कर दे एफ इंटू जी तो भी वो इंटीग्रेबल फंक्शन ही रहेगा। समझ गए? यस सर। तो लिखो ऑल्सो
एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी तथा एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखो एफ कॉमा जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसलिए एम इंटू जी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कैपिटल एम इंटू जी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ इंटू जी, ये इंटू लगा है। तो हमने कहा कि कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उनको प्रोडक्ट करने से जो नया एलिमेंट बनता है तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये देखो कि एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है, एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू जी जो होगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। एम कांस्टेंट है स्मॉल एम, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो अभी रीमान इंटीग्रेबल होगा। कैपिटल एम का तो कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो रीमान इंटीग्रेबल ही होंगे। ठीक है, तो एफ जी रीमान इंटीग्रेबल है, इसलिए एम इंटू जी और एफ इंटू जी ये भी रीमान समाकलनीय होंगे। ठीक है, और देखो एंड इनका जो रीमान इंटीग्रल होगा ए से बी, एम जी जो फंक्शन एम जी बना है तो एम जी एक्स डी एक्स जो होगा उसमें एम कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, इंटीग्रल केवल जी एक्स डी एक्स बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कैपिटल एम जी है तो इसको भी एम बाहर निकल आएगा और एम बाहर निकल के जो है ए से बी डी एक्स डी एक्स होगा। और एफ जी अगर फंक्शन है तो ये सभी थोड़ा बता दो कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से जो फंक्शन बनता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। हाँ। दो फंक्शन अगर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो बनता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, यस सर। बार समझा दो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट सेकेंड पेज। कोई अगर फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो फिर उसमें हम अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी दूसरे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो फिर यहाँ पे जो g है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो g में हम अगर कांस्टेंट स्मॉल m और कैपिटल M से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा एम जी एक्स और कैपिटल एम जी एक्स वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और जो f है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो अगर हम f को g से मल्टीप्लाई करेंगे एफ जी तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब देखो दो स्थितियां हैं सेविका। एक स्थिति यह है कि पूरे इंटरवल पर या तो जी एक्स पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा या फिर पूरे इंटरवल पर निगेटिव होगा, तो अपन को दो बार में काम करना पड़ेगा। पहले हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक इंटरवल प्रत्येक एक्स के लिए जो है जी एक्स पॉजिटिव है, तो एक बार हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे जो प्रूफ करना है उसको, और एक बार निगेटिव लेके चलेंगे। तो क्योंकि थ्योरम में क्या लिखा कि जी एक्स जो है उसका साइन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब पूरे इंटरवल पर पॉजिटिव होगा या पूरे इंटरवल पर निगेटिव होगा। तो पहले हम क्या मान लेंगे इसका पॉजिटिव। सर पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। देखो फर्स्ट लेट अस सपोज दैट, सर्वप्रथम मान लेते हैं तो फर्स्ट लेट अस सपोज दैट जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इंटरवल ए बी पर जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मान लिया हमने, और फिर सिमिलरली करके भी लिख देंगे तो अभी काम चल जाएगा। तो देखो स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम है, और कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम। इसका मतलब है कि जो छोटा एफ एक्स जो है वो किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा।
सर एफ एक्स स्मॉल एम से बड़ा होगा और कैपिटल एम से छोटा होगा। तो यहाँ नीचे देखो, लिखो नीचे, पहले ये लाइन लिख लो, फर्स्ट लेटर सपोज दैट जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। फिर नीचे कैपिटल एम जो है इंफीमम और सुप्रीमम है, इसलिए उनमें से एक वैल्यू ग्रेटर देन होगी और एक वैल्यू लेस देन होगी। यहाँ तक भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब सभी क्या बताओ, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको मल्टीप्लाई करने से पहुंच बदलती है कि नहीं बदलती है? सर नहीं बदलती। तो देखो जी एक्स कैसा लेके चले हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर जी एक्स पॉजिटिव है तो इसमें जी एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ऐसे नहीं। लिखो, इम्प्लाइज दैट आई एम इंटू जी एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी एक्स। ऐसे लिख लो, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। चाहो तो बिकॉज में ये भी लिख दो कि जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्योंकि क्योंकि जी एक्स पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से चोंच नहीं बदलती है, लेकिन अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो चोंच तुरंत बदल जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ एम इंटू जी एक्स को अपन ऐसे लिख ले, एम जी इंटू एक्स, इसे एफ इंटू जी एक्स लिखते हैं, और इसे जो है कैपिटल एम इंटू जी एक्स लिख दें, तो अभी चलेगा। तो इस तरह से एक एक करके इसको फंक्शन को कंबाइंड करके लिख दो, क्योंकि एम इंटू जी लिखो या एम जी एक्स लिखो एक ही बात है, एम कॉन्स्टेंट है, बाहर निकला है। तो यहाँ तक तो कोई हमें लग रहा दिक्कत होगी नहीं किसी को। आप बता दें इसका इंट्रीगल ले लें इसका दोनों तरफ से, तो यहाँ इंट्रीगल लगा लें तो ये इंट्रीगल के अंदर जो है एम इंटू जी एक्स डी एक्स होगा, लेस देन इक्वल टू इंट्रीगल के अंदर जो है एफ इंटू जी एक्स डी एक्स होगा, लेस देन इक्वल टू ए टू बी एम इंटू जी एक्स डी एक्स होगा। तो ये कहानी है, ऐसी कुछ होगी। ठीक है, यस सर। अब कहानी को और थोड़ा मोड़ देते हैं और ऐसे लिख देते हैं कि जो एम जी लिखा है उसको एम बाहर करके जी एक्स लिख सकते हैं, कैपिटल एम है उसको भी बाहर करके में एम बाहर करके जी एक्स लिख सकते हैं। इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसे जो है एम बाहर करके जी एक्स लिख सकते हैं। देखो इस लाइन तक तो हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। अभी कोई नंबर दिया क्या हम लोगों ने? नो सर। वैसे एक नंबर हम दे ही डालते हैं, गुस्सा में एक नंबर इसको दे दो। एक नंबर देने के बाद अब सभी का ध्यान देना है, प्रूफ क्या करना है कि ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू इंटू ए टू बी जी एक्स डी एक्स, यही तो लिखा है।
यस सर। अब देखो दो बातें हैं, ये जो इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स है, ये या तो जीरो होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है, जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है। हाँ तो या सर, तो हाँ। जी एक्स में क्या क्या संभावनाएं हैं? सर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बिल्कुल, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो अगर ये जीरो है तो क्या होगा? अब यदि अब यदि ये जो जी एक्स है अगर वो जीरो हो गया, तो बता सकते हैं, अगर जी एक्स जीरो हो गया तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। तो तो बता पूरा सकता है 0 हो यहाँ पे जाए। भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। तो अगर कोई संख्या ए है वो जीरो से छोटी भी हो, जीरो से बड़ी भी हो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? 0 से छोटी, 0 से बड़ी। बराबर ही होगी जीरो। तो इसका मतलब होगा कि छोटी बड़ी तो हो नहीं सकती है, तो इक्वल टू जीरो हो हाँ। जाएगी, हो जाएगी। हम्म। तो अगर यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, मतलब ये जो इंटीग्रल है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी जीरो है और लेस देन और इक्वल टू भी जीरो है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि ये जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू 0। तो एक से देखो, अगर ये इंटीग्रल जीरो है तब एक से या तो लिख लो कि जीरो लेस देन और इक्वल टू ये लेस देन और इक्वल टू ये, या सीधे लिख दो कि ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। साहिल, ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये सर आ रही है। कि अगर यहाँ पे भी जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, इस तरह ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी होगी और लेस देन और इक्वल टू जीरो भी होगी। तो अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हो, तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन लेस देन तो हो नहीं सकती, वो इक्वल टू जीरो हो सकती है। अब शांत, प्रूफ क्या करना है तुम्हें कि ये इंटीग्रल किसके बराबर है? सर ये म्यू और ए से भी जी एक्स डी एक्स के बराबर है। तो देखो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो म्यू इंटू जीरो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग म्यू इंटू जीरो लिख सकते हैं। हाँ सर। अब शांत, इस जीरो की जगह क्या लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा? ए से भी जी एक्स डी एक्स। हेलो, नमस्कार जी साहब, नमस्कार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल पहचाना है। सर अभी तो एक तरह से नहीं बन पा रहा है, उसका कारण क्या है कि वो रेजिडेंशियल आज की डेट में जैसे रह सकते नहीं वहाँ, है ना। और ये 70-80 लाख रुपए लगा के अपन रह भी नहीं पाए तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, तोड़ के ही बनवाना पड़ेगा, ये समस्या है। आधे में सर कैसे हो पाएगा? आधे में वो तो मकान तो इस तरह से बना कि आधे में बन नहीं पाएगा। आधे में सर दोनों लोगों के इकट्ठा ही बनवाना पड़ेगा। हाँ वो तो सही है। हाँ वो तो खैर सही है। हाँ। तो आपको आपको ऐसा मूड है आपका बनवाने के लायक? हाँ। नहीं, महीने के बाद नहीं, वो तो साल भर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर हम क्लास ले रहे, 11:30 तक आपको फोन करते हैं, ठीक है सर? हाँ 20-60 सफिशियंट है। चलो हम आपको भी 11:30 बजे कॉल करते हैं, ठीक है? जी जी सर, नमस्कार।
तो शांत कहाँ तक पहुंच गए कि ये वैल्यू 0 की जगह शांत कितना लिख सकते हैं? यही सर ए से बी जी एक्स डी एक्स शांत यही प्रूव करना था कि नहीं करना था? करना तो यही था। एक स्थिति में जब एक्स 0 आए उस समय ये प्रूफ हो गया था। और यहाँ लिख देना कि जो म्यू है वो कुछ भी ले लो, तो म्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर। तो म्यू को कुछ भी लिख दो, जहाँ म्यू क्या ले सकते हैं, जहाँ म्यू जो है वो स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में ले सकते हैं। यही तो होगा ना? हाँ तो अब बताओ शांत, कौन सी स्थिति में हमें फिर प्रूफ करना पड़ेगा? दो स्थितियां थी, ग्रेटर देन 0 और एक इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 है तब तो ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन के लिए लेके चले जब नहीं 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो देखो अगेन लेट अस सपोज दैट, पुनः हम मान लेते हैं, लिखो अगेन लेट अस सपोज दैट, पुनः हम मान लेते हैं कि a टू b gx dx नॉट इक्वल टू 0। आप बताओ शांत, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है शांत, हाँ सर। नॉट इक्वल टू 0 है हाँ सर नॉट इक्वल टू 0 है तो सारी सिचुएशन यहाँ से बदल जाएगी। बदल जाएगी सर। तो ये बताओ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? जैसे दो ही स्थितियां, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो फिर क्या सिचुएशन बनी? ये इंटीग्रल कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये हुआ कि a टू b gx dx जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? हाँ सर। अब साथ एक नंबर में अपन चलते हैं, ठीक है। और ये बताओ एक नंबर से, एक नंबर दिख रहा है तुम्हें नाम? हाँ सर। एक नंबर में मैथ बंद कर लो अपना। सिर्फ अगर इंटीग्रल a टू b gx dx का पूरे में डिवाइड कर दें एक से, तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या निकलेगा? सर m स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a से b fx fx gx dx dx अपॉन अपॉन इंटीग्रल a से b gx dx gx dx लेस देन और इक्वल टू कैपिटल यही निकलेगा। कैपिटल M। हाँ सर। देख लो एक बार, दोबारा देख लो। साहिल यस सर। सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूँ। टूटे हुए बालों की तुम्हारी कीमत कितनी है पता है? मुझे नहीं पता सर, बाल अब बेचे ही नहीं मैंने। टूटे हुए अपने बाल जो बेचेंगे भी नहीं। 4,000 रुपए किलो बेचते हैं। क्या भाव बेचते हैं? 4,000 रुपए किलो। टूटे हुए बाल। तो तुम इससे अंदाज लगाओ कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितनी कीमती है। सर शांत कह रहा है अपने बेचेंगे भी नहीं। हाँ, अपने तो नहीं बेचेंगे, ये सही बात है। शांत बताओ, एक नंबर से शांत के एक नंबर से समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब शांत अगर इसको हम म्यू मान लें, अगर हम ये मान लें कि म्यू इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। सर ये फ्रॉम 1 के बाद दोबारा बता दो। बताना क्या है यार, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसमें इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स का डिवाइड कर दिया, उसमें बताना क्या है? फर्स्ट देखो और उसमें इंटीग्रल का डिवाइड करके देखो। फर्स्ट देखो और उसमें इंटीग्रल का डिवाइड करके देखो। ठीक है। अब साथ एक बात बताओ, अगर हम म्यू इक्वल टू इतना मान लें तो यहाँ क्या स्थिति बनेगी? m लेस देन इक्वल टू म्यू और कैपिटल M ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू।
एंड यहाँ से जरा थोड़ा सा पलट के देखना कहानी को। क्या पलटना है? इसको पलट के देखो, इधर ले जाके देखो। हाँ, तो इसको सर बन जाएगा a to b gx dx इंटू म्यू इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू ये जो वैल्यू है वही वो आ इक्वल जाएगा टू, जो प्रूफ करना है। देखो कहीं यही तो नहीं लाना था धोखे से। यही लाना था सर। तो बताइए थ्योरम किस स्थिति में सत्य हो गई है? ग्रेटर देन 0 सर, तो लिखो, मतलब ग्रेट, हाँ a to b gx dx ग्रेटर देन 0। अतः प्रमेय जी इक्वल टू 0 के लिए सत्य है। लिखो, अतः प्रमेय जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सत्य है। तो अतः प्रमेय जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सत्य है। ठीक, हो गया शांत? हाँ सर, हो गया। आप बताओ शांत, सिमिलरली करके क्या लिख दें? इसी प्रकार हम सिद्ध प्रमेय, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब gx ये लेस ऐसा हो। देन 0। तो लिखो सिमिलरली, इसी प्रकार यदि, सिमिलरली इफ gx less than 0 for all x belongs to closed interval a b, then we can prove that, इसी प्रकार यदि gx less than 0 for all x belongs to closed interval a b, तब हम सिद्ध कर सकते हैं, then we shall prove that, तब हम सिद्ध कर सकते हैं क्या सर, यही लिख दो, यही लिख दो। तो यदि gx less than 0 then we shall prove that there exists a real number mu greater than or equal to small m less than or equal to capital M, वही लिख दो जो प्रूव करना था, such that a to b fx into gx into dx equal to meow a to b gx dx। दीपिका ये एक बार देख लो अच्छे से कि अगर म्यू, और समझा दो कि हम सिमिलरली क्या। हाँ, सर वो gx लेस देन और इक्वल टू होगा ना? इक्वल टू तो ले लिया ना अपन उसमें पिछले वाले में, तीन बार। कुछ तो ना। ट्रोकोटॉमी लॉ क्या कहता है दीपिका? त्रिविकल्पता का नियम क्या कहता है ये बताओ पहले तो, कि किसी भी संख्या क्या के सर? साथ ट्रिकोटॉमी लॉ क्या कहता है? तीन बातें होती हैं, या तो कोई संख्या ग्रेटर देन 0 होगी, या इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन 0 होगी। तो gx जो है हाँ वो सर। तो ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है। इसके इक्वल टू लेना चाह रही है। सर सुनो तो, सर वो थ्योरम में लिखा था कि लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वजह से मुझे लगा। तो वहाँ ये कहते इक्वल टू बता दो, gx अच्छा ठीक। 0 कर लो, लेस देन 0 कर लो। हेलो, आवाज आ रही है? बोलो बोलो। सर ये म्यू, सर ये अपन ने इसको म्यू के इक्वल कैसे ले लिया? म्यू के इक्वल मान लिया उसको, कोई भी संख्या दुनिया में है तो उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो जो सर ऐसे तो सीधी हो गया ना। इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू मान लिया कि म्यू। प्रूव करना था। अच्छा, प्रूव करने के लिए म्यू ले लिया। एनालिसिस में और अलजेब्रा में आंसर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं ना किसी भी हद तक गुजर जाएंगे सनम तुझे पाने के लिए। अच्छा लॉजिक वगैरह कुछ काम नहीं करते, बस प्रूव करना है। कुछ भी अच्छा अच्छा। गलत तो कुछ नहीं किया ना, गलत कुछ करना नहीं है, और आंसर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है सर।
आंसर लाने के लिए माना कुछ कहाँ है अपने, यदि लिख दिया ना, यदि अगर म्यू है बराबर तो होगा प्रूफ, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा होने तो में कोई यदि है दो तो प्रूव ही नहीं है। लिख ले साहिल शांति से बस। सेकेंड मीन वैल्यू में एक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो एक स्टेटमेंट, एक कथन लिख लो। अगर 2 नंबर में ये कभी आए तो अलग बात है, आएगा नहीं वैसे। देखो बोनट का प्रमेय, देखो बोनट का प्रमेय और बोनट से सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। बोनट का प्रमेय या बोनट का द्वितीय मध्यमान प्रमेय, ये विदाउट प्रूफ है सिलेबस में। अगली थ्योरम जो है उसका प्रूफ करना है अपन को। इसका केवल स्टेटमेंट हम उठाएंगे यहाँ से, कथन याद रखेंगे और कथन को अगली थ्योरम में यूज करेंगे। तो लिखा बोनट का प्रमेय या बोनट का मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय। तो बोनट थ्योरम क्या है इसको जरा याद कर लो। जो अगली थ्योरम हम पढ़ेंगे द्वितीय मध्यमान प्रमेय या वायरस्ट्रास का द्वितीय मध्यमान प्रमेय, उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बोनट का प्रमेय लिख लिया, BONNET, स्पेलिंग थोड़ी अलग है। तो लिखो इफ f, g belongs to script R on closed interval AB, यदि f, g belongs to script R on closed interval AB, यदि f, g समृत अंतराल AB पर रीमान समाकलनीय है, देखिए gx via monotonic decreasing and non-negative function, gx via monotonic decreasing and non-negative function, gx एक दिश ह्रासमान और एक बार अऋणात्मक। स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। इंग्लिश में तो सब लिख दिया है बेटा मेरे, दिखाई दे रहा बोर्ड के नहीं दिखाई दे रहा? यस तो इंग्लिश में सब लिखा है। दिख रहा है। if f, g belongs to script R on closed interval AB, gx be a monotonic decreasing and a non-negative function, gx अंतराल AB पर तो gx समृत अंतराल AB पर एक दिश ह्रासमान और अऋणात्मक फलन है। तो gx be a non-negative and monotonic decreasing function on closed interval AB, and there exists the सर हिंदी में क्या बोला सर? नॉन gx समृत अंतराल AB पर एक दिश ह्रासमान और अऋणात्मक फलन है। gx समृत अंतराल AB पर एक दिश ह्रासमान और अऋणात्मक फलन है। तब एक बिंदु पॉइंट जाई belongs to closed interval AB, तब एक बिंदु जाई belongs to closed interval AB इस प्रकार होगा कि A to B fx into gx into dx इक्वल टू GA, A से जाई fx dx। तो ये है बोनट का प्रमेय। किसका प्रमेय है? बोनट का प्रमेय। साथ इसका स्टेटमेंट याद करके यूज करना है अगली थ्योरम में। तो स्टेटमेंट याद करो, फिर देखते कहानी कहाँ मुड़ती है। सर ए से जाई है सर। हाँ जी, ए से जाई fx dx। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन नॉन निगेटिव मतलब ऋणात्मक और एक दिश ह्रासमान है gx, तो fx dx का जो इंटीग्रल है वो ga और a से जाई fx dx के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये हाँ नीचे सर। लिख देना, विदाउट प्रूफ है ये थ्योरम। ऐसी है ये थ्योरम।
विदाउट इसे प्रूफ नहीं किया गया, उसने कह दिया था बस। नहीं, प्रूफ उसने तो किया है, लेकिन अपना जो सिलेबस है उसमें प्रूफ नहीं है। समझ रहे? बोनट ने हाँ तो प्रूफ किया था, बोनट ने प्रूफ किया था, लेकिन हमारे सिलेबस में बोनट की थ्योरम का प्रूफ नहीं है। हमारे सिलेबस में जो बायरस-स्ट्रास थ्योरम है, दरअसल मीन वैल्यू थ्योरम दो है। एक है बोनट का द्वितीय मध्यमान प्रमेय और एक है बायरस-स्ट्रास का द्वितीय मध्यमान प्रमेय। तो जो व्यापक रूप है वो बायरस-स्ट्रास का है, मतलब इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो कौन है? बायरस-स्ट्रास। स्पेलिंग क्या होती है देविका बायरस-स्ट्रास की? सेकेंड ईयर में पढ़ी थी अपन ने। सर WIRIENS। क्या बोल दिया? दोबारा बोल दो। WIRIENSTRANS। आई होगा बेटा, जहां तक हमें लग रहा है। WIEIRSTRASS, शायद ये है स्पेलिंग। एक बार शायद देखो जरा क्या स्पेलिंग है। WEIE है कि WIEE है, क्या है? या तो देखो WIE होगा सर। ये वाला ऊपर सर वाला, सेकंड वाला सही है। ये वाला यस सर। देख लिया? यस सर। तो लिखो ये महान थ्योरम है तीसरी। तो पहली थ्योरम महान आयुषी कौन है? फंडामेंटल थ्योरम। दूसरी फर्स्ट मीन आयुषी। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन थ्योरम आती है? सर फंडामेंटल। फर्स्ट मीन वैल्यू। अगर 10 साल के पेपर उठाओगे तो 6 बार फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम आई होगी। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम सबसे ज्यादा आती है, फिर फंडामेंटल आती है, ये बहुत कम आती है। द्वितीय मध्यमान प्रमेय लिखो, स्टेट एंड प्रूफ सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, द्वितीय मध्यमान प्रमेय या वायरस-स्ट्रास का मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय या वायरस-स्ट्रास का मध्यमान प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम और वायरस-स्ट्रास मीन वैल्यू, वैसे वियर-स्ट्रास पढ़ते हैं इसको, वियर-स्ट्रास मीन वैल्यू थ्योरम। तो द्वितीय मध्यमान प्रमेय या वियर-स्ट्रास मध्यमान प्रमेय लिखो और शुद्ध करो। इसका स्टेटमेंट भी हमें याद रखना है और इसका स्टेटमेंट भी बोनट का भी याद रखना है। तो कथन लिखो, स्टेटमेंट कथन लिखो, यदि f, phi belongs to script r on closed interval ab, यदि f, phi समृत अंतराल ab पर रीमान समाकलनीय है and phi is a monotonic function on closed interval ab, तो यदि f, phi belongs to script r on closed interval ab तथा phi समृत अंतराल ab पर रीमान समाकलनीय है, तब then there exists a point xi in open interval ab, यदि f, phi belongs to script r on interval ab तथा phi अंतराल ab पर एक दिष्ट फलन है, phi is a monotonic function on closed interval ab, तब एक बिंदु xi belongs to closed interval ab इस प्रकार होता है कि a to b phi x dx, a to b f(x) into phi x into dx इक्वल टू, आयुषी a से b f(x) into phi x की जो वैल्यू होती है, सर हिंदी में रिपीट करना सर एक बार। यदि f, phi belongs to r on closed interval ab तथा phi समृत अंतराल ab पर एक दिष्ट फलन है। एक दिष्ट का मतलब या तो वो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग। phi अंतराल ab पर एक दिष्ट फलन है, तब एक बिंदु xi belongs to closed interval ab इस प्रकार होता है। तो xi एक बिंदु ऐसा विद्यमान होता है
ए टू बी एफ एक्स इंटू फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइव ए टू जाई प्लस फाइव बी जाई से बी, फाइव ए से जाई प्लस फाइव बी जाई से बी। तो ये है सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलाइज्ड। तो ये तीन नामों से जानी जाती है शांत। या तो जानी जाती है कि द्वितीय व्यापक द्वितीय मध्यमान प्रमेय, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, या वेरियस ट्रांस का मध्यमान प्रमेय, या केवल द्वितीय मध्यमान प्रमेय। शांत समझ में आई थ्योरम? हाँ सर, प्रूफ करें? हो जाएगी सर 15 मिनट में। होगी तो नहीं? कर दो आप तो सर, ऊपर निकल जाए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 मिनट बचे हैं बस। क्या आज पढ़ने आओगे तुम लोग? आप आएंगे तो हम आ जाएंगे। हम तो हमेशा ही आते हैं। सर हम भी हमेशा ही आते हैं। सर आज कैलकुलेटर वाली अगर आए या फिर क्लास हुई शाम को तो कैलकुलेटर वाली वो यूज करवाएंगे। क्या कह रहे हैं? सर अगर आज क्लास हुई शाम को तो कैलकुलेटर वाली यूज हुई क्या? हेलो, थोड़ा रहना तो। आप कैलकुलेटर लेके आना है। हेलो, आप कैलकुलेटर लेके आना भाई साहब, ठीक है? यस सर। सर आपने जो नंबर दिया था वो क्या गूगल पे पर नहीं है? हाँ तो पहले अभी नहीं हो तो पता नहीं। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, वो सर हमें तो आ नंबर रही है, आपको नहीं आ रही हमारी। हमें भी आ रही है। हेलो, हाँ अब तो अच्छी आ रही। बताओ क्या कीजिए। नमस्कार। आप ऐसे चालू तो कर दिया, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे ही आ जाए वैसे दे जाना। ठीक है बता दें। हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, भले आने दो, बुक्स तो आने दो। किताबें आ जाए तो देखे तो पहले क्या छापा तुम लोगों ने। अच्छी छापी होगी तो लग जाएगी। हम्म, देख लो, अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। ठीक है, जुड़े रहना है नहीं जुड़े रहना वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, आ जाना जैसे जिस टाइम वैसे ही आ जाना। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, तो दुर्गेश, दुर्गेश हाँ सर। तुम्हें क्या? आज ये तो हम तुम्हें होमवर्क में दे रहे हैं। और जो वो क्यों? वैल्यू थ्योरम है ना, सर अलजेब्रा की होती तो आ भी जाती सर। तो देखो देखो सब लोग कोशिश करो आज। देखे कितने लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर पाते हैं। उससे तुम्हें ये अंदाज लगेगा कि हम तुम्हारे साथ कितनी मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं? अभी तुम लोगों को ये लगता होगा कि लॉलीपॉप चूस लेते हैं,
सर तो ऐसे ही फीस ले लेते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? शांत। हाँ सर। अगर केवल एनालिसिस की फीस अच्छे से ली जाए ना तो कम से कम कितनी फीस होगी पता तुम्हें? हाँ सर, 10,000 सर। कम से कम अकेले एनालिसिस की 10,000 होगी। हाँ सर, बहुत कठिन है सर ये एनालिसिस। सर आपका जो नंबर आपने दिया था वो गूगल पेपर नहीं है क्या? गूगल पे पर था तो बेटा अभी बहुत दिन से हमने गूगल पे यूज नहीं किया। सर आप अपने जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए तो फिर मैं पेमेंट कर दूंगी। मैं फोन पे नहीं। लास्ट टाइम आपने जो सर फोन पे यूज नहीं करती हैं मम्मी। सर जो लास्ट टाइम आपने चेक डाला था उस टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने आपको कॉल भी किया था बट आपने कॉल को अबॉर्ड कर दिया। अभी देखते हैं डालते हैं किसी में डला है तो ठीक है। तो ये यस। देखो तुम्हारा में आई होगी तुम्हारे ग्रुप पे, देखो आई कि नहीं आई। हाँ तो देखो ग्रुप पे तुम्हारा में आई। हाँ सर, देख रहे हैं। आ गई। आगे तो इसको आज तुम्हें अगर कर लिया तुमने तो फिर समझ लेना कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। और अगर इसको कर नहीं कर तो पाते सर, हैं समझ में सर जो आप बताओगे वैसी नहीं आएगी सर, शायद आ जाए अगर आप कह रहे हैं तो। देखो कहते हैं ना कोशिश करने में क्या दिक्कत है। सर इन जीरो पे खत्म है क्या? मतलब थ्योरम डाल तो देते, हम करके देख लेंगे, देख के ना देखे जैसे भी। जीरो पे से ऊपर ही खत्म है, नीचे तो वो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया उसने। अच्छा मतलब इतनी छोटी है बस ये? हैं? हाँ देखो किताबों ये में तो इतनी जो छोटी है बस? जिस किताब से हम पढ़ाते हैं ना डब्ल्यू वाल्टर रोडेन, उससे तो तुम देखोगे तो बहुत इससे भी छोटी है। लेकिन उसे समझ के बड़ा किया जाता है, पहले समझना पड़ेगा। समझो, दिमाग लगाओ, शाम को मिलते हैं। कितने, 3:45 बजे मिलते हैं। ठीक है सर। 3:45 सब लोग आ जाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई। कैलकुलेटर ले लो। आओ, कंगड़ा कंगड़ा।